जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रिसेंटली जो अपना खत्म किया टॉपिक गेटेस ऑफ पेरिफेरल नर्व इंजरीज, ठीक है। आप सब लोगों को सुनाई दे रहा होगा, जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है। सुनाई दे रहा है सब बच्चों को? यस सर। ठीक है। सो टुडे इज आवर टॉपिक ऑफ स्पाइन, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन योर थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस, ठीक है, और आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, स्पाइन अगर हम स्टार्ट करें स्पाइन के स्ट्रक्चर के साथ, तो आप सबको पता है इसके स्पाइन में टोटल कितने वर्टेब्रास हैं? 33 वर्टेब्रल बॉडीज हैं, 33 वर्टेब्रास हैं, ठीक है, जिनको हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं इनटू द रीजन्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द सर्वाइकल रीजन, इसमें 7 टोटल वर्टेब्रास हैं। थोरैसिक के अंदर 12 हैं, ठीक है, लंबर में 5 हैं, सेक्रम में 5 हैं, कॉक्सिस में 4 हैं, ठीक है, सही है। तो सेक्रम एंड कॉक्सिस की जो वर्टेब्रास हैं दे आर फ्यूज्ड, ठीक है। जो सेक्रम की 5 वर्टेब्रास हैं, ठीक है, उसमें मोस्टली जो एक पहला जो वर्टेब्रा होता है S1, ठीक है, वो फ्यूज हो भी सकता है, नहीं भी फ्यूज हो सकता, लेकिन जो बाकी 4 वर्टेब्रास हैं वो हमेशा क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है, सही। इसी तरीके से जो कॉक्सिस है उसके जो 4 वर्टेब्रास हैं दे आर ऑलवेज फ्यूज, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। सर्वाइकल आपके हेड को सपोर्ट करता है, ठीक है। सर्वाइकल का जो फर्स्ट वर्टेब्रा है दैट इज कॉल्ड एटलस, ठीक है, जो हम C1 बोलते हैं। एटलस के ऊपर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, क्रेनियम पड़ा हुआ है, ठीक है, आपका हेड है, ठीक है, जिसको आपकी सर्वाइकल वर्टेब्रा सपोर्ट करती है, ठीक है। जो सबसे पहला जॉइंट है वो आपका बनता है एटलांटो-ऑक्सिपिटल जॉइंट, ठीक है, बिटवीन द एटलस एंड द ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स, ठीक है। ऑक्सिपिटल क्या होते हैं, कॉन्डाइल्स होते हैं, और आपका एटलस मिलकर क्या बना रहा है, आपका एटलांटो-ऑक्सिपिटल जॉइंट बना रहा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से सो हम टिल योर पेल्विस, ठीक है, जहां पर आपकी जो सेक्रम है, ठीक है, वो किसके साथ यूनाइट कर रही है, विद द पेल्विस, ठीक है, इलियम इशियम के साथ, ठीक है। आपके पेल्विस जो बोन है वो किसके साथ बना रही है, जॉइंट विद द सेक्रम, सेक्रो इलियम जॉइंट बना रही है, ठीक है, ऐसे ही है ना, इलियम इशियम प्यूबिस मिलकर आपके पेल्विक बोन बना रहे हैं, और वो पेल्विक बोन एक्चुअली किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, विद द सेक्रम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रो इलियम जॉइंट, ठीक है। यहाँ तक बात को समझ आ गई। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन। फंक्शनली अगर हम देखें तो फंक्शनली हम लोग स्पाइन को 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसके अंदर 2 हाफ्स के अंदर एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में, ठीक है। एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो आगे से पीछे या पीछे से आगे, एक ही बात है ना। एंट्रोपोस्टीरियर फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन, पोस्टरो एंटीरियर फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन, मीडियोलेटरल साइड टू साइड, ठीक है। सो एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में अगर हम डिवाइड करें स्पाइन को, तो हम लोग स्पाइन को डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 पिलर्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द एंटीरियर पिलर एंड द सेकंड वन इज द पोस्टीरियर पिलर, ठीक है। एंटीरियर पिलर को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, पोस्टीरियर पिलर को हम लोग ये क्यों किए, ठीक है।
जस्ट फॉर द सेक कि हमें ये पता चल सके कि एंटीरियर पिलर किसके लिए काम कर रहा है और पोस्टीरियर पिलर किसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, सही है। अगर हम बात करते हैं इंटीरियर पिलर की, तो इंटीरियर पिलर किस चीज से मिलकर बनता है? फ्रॉम द वर्टिब्रल बॉडीज, ठीक है, एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज। ठीक है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक वर्टिब्रा की यूजुअल प्रोसेसेस होते हैं, या एक वर्टिब्रा में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्टिब्रल बॉडी होती है, वर्टिब्रल बॉडी के बाद आपके पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ठीक है, पेडिकल्स, लेमिना, ठीक है, और फिर आपका स्पाइनस प्रोसेस। वो जो पेडिकल्स और लेमिना लेमिना यूनाइट करके आपस में क्या बना रहे हैं आपके पास? स्पाइनस प्रोसेसेस बना रहे हैं। ठीक है, ये जो पेडिकल्स और लेमिना इकट्ठे होते हैं, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ये अभी भी क्लासेस है हमारी।
So we were talking about functionally how फैन बंद कर दो सर। फैन बंद कर दूं? यस सर। बेटा एक दो ही फैन चल रहे हैं, चलने दूंगे बंद कर दूं? So we were talking about how we divide the spine functionally, ठीक है? We divide the spine into two parts, that is anterior pillar and the posterior pillar, ठीक है? मैं बात कर रहा था एक वर्टिब्रा की, वर्टिब्रा मिलकर बनता है एक वर्टिब्रल बॉडी से, ठीक है? वर्टिब्रल बॉडी से पोस्टरोलेटरल डायरेक्शन में इमर्ज करते हैं आपके पेडिकल्स, ठीक है? और पेडिकल्स आगे से बना सकते हैं लैमिना, और both lamina on the right and left side fuses centrally to form the spinous process. पेडिकल और लेमिना के जंक्शन के ऊपर अलग अलग ने ट्रांसवर्स प्रोसेसेस रखे हैं, तो मोर और लेस, ठीक है, ईच वर्टिब्रा इज कंपोज्ड ऑफ ऑल दीज प्रोसेस, ठीक है? तो हम लोग स्पाइन को डिवाइड करते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर पिलर के अंदर। इंटीरियर पिलर में आपके पास वर्टिब्रल बॉडीज आती हैं और उन वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स आ जाती हैं। तो फंक्शनली इसका क्या काम है, ठीक है? इस इंटीरियर पिलर का काम ये है कि इसमें शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करना है ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटीज, ठीक है? ड्यूरिंग वेट बेयरिंग एक्टिविटीज इसने एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करना है। ये जो इंटरवर्टिब्रल बॉडीज हैं और इटसेल्फ जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं और वर्टिब्रल बॉडीज हैं इटसेल्फ, they are designed in such a way to allow and to absorb pressure, ठीक है? ये जो डायरेक्ट प्रेशर है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, इसको बेयर करने के लिए अल्लाह ताला ने वर्टिब्रल बॉडीज की शेप बनाई होती है। उससे लिहाज से इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी इसलिए प्लेस की हुई है कि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है? आप सबको पता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की कंपोजिशन का, कि जो आउटर लेयर है दैट इज ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस and the inner layer is of nucleus pulposus. जो nucleus pulposus है that is the actual content, that is the water content or the collagen content that helps to absorb the pressure. जब भी pressure आएगा वही water content जो है वो displace कर जाएगा outward environment के अंदर, ठीक है? और जब pressure release होगा, जब हम रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो हमारी height, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट ऑलमोस्ट 25% तक बढ़ जाती है। रात को सोने से पहले 25% डिस्क की हाइट कम होती है, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो वो 25% डिस्क की हाइट ज्यादा हो रही होती है, सिर्फ इसी वजह से कि जब हम रिलैक्स पोजीशन में जाते हैं तो जो वाटर बाहर निकला होता है ऑल द डे, ठीक है, वो वाटर क्या कर देता है, दोबारा इम्बाइब कर जाता है इनटू द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। यहां तक बात की समझ आ गई? सो दिस इज द इंटीरियर पिलर। जो पोस्टीरियर पिलर है, ठीक है, ये जो आपके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं और जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, एक्चुअली जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं इनके ऊपर अल्लाह ताला ने फैसेट जॉइंट्स रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं? फैसेट जॉइंट्स रखे होते हैं और आर्टिकुलर प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है? तो ये जैसे जो वर्टिब्रल बॉडीज की पोस्टीरियर डायरेक्शन में, अगर हम पोस्टीरियर सरफेस देखें वर्टिब्रल बॉडीज की सर्वाइकल रीजन में, ठीक है, तो वहां पर हमें मिलते हैं एंकोवर्टिब्रल जॉइंट्स, ठीक है? आप लोग ने शायद पढ़े होंगे कि एंकोवर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं सर्वाइकल रीजन में, ठीक है, पढ़े हैं कभी? तो सर्वाइकल में सिंपली आपके जो सर्वाइकल रीजन है, जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास है, अल्लाह ताला ने वर्टिब्रल बॉडीज के बिल्कुल पोस्टीरियरली बहुत छोटे-छोटे से क्या रखी हैं, आर्टिकुलेशंस रखी हैं, दैट आर एंकोवर्टिब्रल जॉइंट्स। दे आर 10 इन नंबर, ठीक है? C3 से स्टार्ट होके C7 तक जाते हैं। 5 वर्टिब्रल बॉडीज पर होती हैं, दोनों साइड्स के ऊपर होती हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है? और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंकोवर्टिब्रल जॉइंट्स बोलते हैं। इसके अलावा ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के ऊपर क्या होते हैं, फैसेट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है? अब जो फैसेट जॉइंट्स है वो सर्वाइकल में, थोरैसिक में, लंबर में, ठीक है? ये मोबाइल पोर्शन है ना, सैक्रम तो फ्यूज्ड है, कॉक्सिस भी फ्यूज्ड है, तो जो हमारा मोबाइल पोर्शन है दैट इज सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर, ठीक है? तो ये सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर में फैसेट जॉइंट्स की डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं। क्या है? डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं। लेट्स से अगर सर्वाइकल के अंदर ऐसे है फैसेट जॉइंट की ओरिएंटेशन, ठीक है, तो थोरैसिक के अंदर ऐसे, ठीक है, लंबर के अंदर ऐसे, ठीक है,
समझ आ रही है बात की? तो डिफरेंट ओरिएंटेशन है किसकी, फेसेट जॉइंट की, और ये जो डिफरेंट ओरिएंटेशन है फेसेट जॉइंट की, ये एक्चुअली गाइड करती है कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी और किस डायरेक्शन में हमने मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है। समझ आ गई बात की? कुछ मूवमेंट फैक्टर्स हैं किसी सर्वाइकल किसी रीजन का, स्पाइन के किसी रीजन का फैक्टर है कुछ मूवमेंट, और कुछ मूवमेंट किसी रीजन का फैक्टर है। फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है, ये जो हमारी बेंडिंग है स्पाइन की, ये मेनली फैक्टर है किसका, आपके लंबर स्पाइन का। ठीक है, समझ आ गई? किसका फैक्टर है, आपके लंबर स्पाइन का। ये जो रोटेशन है ये किसका फैक्टर है, थोरेसिक। ठीक है, थोरेसिक आपकी रोटेट करवाती है किसको, आपकी बॉडी को, आपकी ट्रंक को रोटेट करवाना राइट एंड लेफ्ट, ये किसका फैक्टर है, आपकी थोरेसिक स्पाइन का। थोरेसिक में फ्लेक्शन एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, होती है लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, जो कि एक्चुअली किसका फैक्टर है, आपके लंबर स्पाइन का फैक्टर है। ठीक है, सर्वाइकल which is the most mobile region of your spine, ठीक है, उसमें आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हो रही है, उसमें साइड बेंडिंग्स भी हो रही है, और उसमें आपकी रोटेशन भी हो रही है। ठीक हो गया? स्पीड ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, समझ आ रही है बात की? ठीक है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द एंटीरियर पिलर एज वेल एज द पोस्टीरियर पिलर। यहां तक बात की समझ आ गई? नाउ हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, मोशंस ऑफ द स्पाइनल कॉलम, ये हमें पता चल गया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन साइड बेंडिंग रोटेशन। ठीक है, तो ये इसके अलावा जो आपकी इंटीरियर और पोस्टीरियर शियर है, एंड शियर क्या होता है, स्लिप्स। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाना। पैरेलल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है या पैरेलल डायरेक्शन में जो फोर्स जनरेट होती है उसको हम शियर फोर्स बोलते हैं, स्लाइडिंग। ठीक है, हम उसको ये कह सकते हैं लेटरल शियर इन द लेटरल डायरेक्शन। ठीक है, इसके अलावा कंप्रेशन भी हो सकती है और डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक हो गया? जब हम फॉरवर्डली मूव करते हैं तो हमारी जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है दे आर कंप्रेसिंग, और जब हम एक्सटेंशन में जाते हैं तो दे आर डिस्ट्रैक्टिंग। एंटीरियर हाफ डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन पोस्टीरियर हाफ क्या हो रहा होता है, कंप्रेस हो रहा होता है। समझ आ गई बात की? कर्व्स ऑफ द स्पाइन। ठीक है, देयर आर टू कर्व्स। ठीक है, एक को हम लोग प्राइमरी कर्व बोलते हैं और एक को हम लोग सेकेंडरी कर्व बोलते हैं। प्राइमरी कर्व वो है जो बाय बर्थ आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो डेवलप नहीं करते विद योर एडवांसिंग एज। ठीक है, तो वो ऐसे कौन से कर्व्स हैं जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट हैं? द वन इज थोरेसिक एंड द अदर वन इज सेक्टम। ठीक है, ये जो दो कर्व्स हैं ये प्राइमरी कर्व्स हैं, ये बाय बर्थ प्रेजेंट हैं, इनका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो क्या? सही है। जो बोथ सेक्टरल एंड थोरेसिक कर्व्स दे आर, इनकी जो कन्वेक्सिटी है वो किस डायरेक्शन में है, पोस्टीरियर डायरेक्शन में कन्वेक्सिटी है। किस डायरेक्शन में कन्वेक्सिटी है इनकी? पोस्टीरियर डायरेक्शन में कन्वेक्सिटी है। जबकि जो सेकेंडरी कर्व्स हैं ये कौन से कर्व्स हैं, जो कि एज के साथ डेवलप होते हैं। इसमें हम लोग सर्वाइकल कर्व और लंबर कर्व। अब कैसे एज के साथ डेवलप करते हैं? जब बच्चा, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं कोई छोटा बच्चा देखा होगा अपने सामने जो कि बढ़ रहा हो, ठीक है, या जो बड़ा हुआ हो आपके सामने, तो आप लोग देखते हैं कि बच्चा सबसे पहले सीधा सीधा लेटता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ठीक है, करवट लेने की कोशिश करता है। करवट लेने के बाद वो उल्टा होने की, प्लॉन लाइन होने की कोशिश करता है। प्लॉन लाइन के बाद वो अपनी नेक एक्सटेंड करने की कोशिश करता है। जब वो अपनी नेक एक्सटेंड करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर उसका सर्वाइकल कर्व डेवलप होता है। ठीक है, विद एडवांसिंग एज आफ्टर एट 9 within 9 to 12 months, जब बच्चा अपनी नेक को एक्सटेंड कर लेता है, अपनी एल्बोस के ऊपर आ जाता है, तो फिर वो अपने हाथों के साथ क्या करना शुरू करता है, अपने आप को इस तरीके से एक्सटेंड करने की कोशिश करता है फर्दर, कि वो क्या करने की कोशिश करता है कि वो बैठ जाए या ऐसे अपना पूरा व्यू देख सके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, जहां पर उसका लंबर कर्व डेवलप होना शुरू होता है। ठीक हो गया? तो ये जो सर्वाइकल और लंबर कर्व है दे डेवलप विद द एडवांसिंग एज। ठीक है, और इनको हम लोग सेकेंडरी कर्व्स बोलते हैं। ठीक है, सही है। और इनकी जो कन्वेक्सिटी होती है इट इज एंटीरियरली। ठीक है, इनकी कन्वेक्सिटी की क्या डायरेक्शन होती है, इनका एंटीरियर डायरेक्शन। समझ आ गई बात की? यहां तक बात की समझ आ गई है बेटा? नाउ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द पोस्चर। ठीक है,
पोस्चर जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जितने गुड पोस्चर के साथ होगे, ठीक है, आपको उतनी ही आपकी एनर्जी लेस कंज्यूम होगी, ठीक है। आप मोर टाइम पीरियड के लिए वो काम परफॉर्म कर सकोगे, ठीक है। जो आप काम परफॉर्म करना चाह रहे हो, वो चाहे आपकी रीडिंग राइटिंग है, ठीक है, वो चाहे आपका खाना पीना है, ठीक है, वो चाहे आपका लेटना सोना है, वो चाहे आपकी कोई ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज है, चाहे आपकी कोई जॉब है, ठीक है। सो गुड पोस्चर requires less energy to consume, ठीक है, सही है। उसमें आपकी बॉडी रिलेटिवली स्टेबल होती है, ठीक है। ग्रेविटी का लेस इफेक्ट होता है आपकी गुड पोस्चर के ऊपर। और इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो बैड और पुअर पोस्चर, ठीक है, वही पोस्चर है जिसमें आपकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है टू मेंटेन योर बॉडी अपराइट और टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ योर बॉडी, ठीक है। अब ट्रंक जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेटा याद रखिएगा, जो ट्रंक है दैट इज एक्टिंग एज अ बेस ऑफ अ बिल्डिंग। जो आपकी बेस, अगर आपकी बेस स्ट्रांग है तो आपकी अपर एक्सट्रीमिटी भी अच्छा काम करेगी, आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी भी अच्छा काम करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी अपर एक्सट्रीमिटी के भी जितने मैक्सिमम जो मसल्स जब ओरिजिनेट करते हैं तो फ्रॉम द स्पाइन ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है, सही है। ऐसे ही है ना, आपकी स्कैपुला किसके साथ अटैच है? स्पाइन के साथ। स्कैपुला से आगे मसल्स ओरिजिनेट होकर किसके साथ अटैच हो रहे हैं? आपकी ह्यूमरस के साथ, ठीक है, सही है। तो जब तक स्पाइन नहीं स्टेबल होगी, आपकी स्कैपुला स्टेबल नहीं होगी। स्कैपुला स्टेबल होगी तो फिर आपकी अपर एक्सट्रीमिटी अच्छा काम करेगी। सेम टू सेम जो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी है, यहाँ पर आपके मैक्सिमम जितने भी मसल्स हैं वो कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं? फ्रॉम द स्पाइन एज वेल, लंबर स्पाइन से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। आपके हिप फीमर के ऊपर जाके अटैच करते हैं, ठीक है, सही है। तो आपकी स्पाइन को क्या रहना है? स्टेबल रहना है। ग्रेविटी के इफेक्ट को स्पाइन में क्या रखना है? मिनिमाइज रखना है, ताकि स्पाइन स्टेबल रह सके, ताकि स्पाइन अच्छा काम कर सके। समझ आ गई यहां तक बात की? हम ग्रेविटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, नहीं ना कर सकते ग्रेविटी को एलिमिनेट, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है? हमें अपना पोस्चर बेहतर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या है। दिस इज पर्सन स्टैंडिंग, ठीक है, और आप सबको इसके सेंटर में एक लाइन नजर आ रही होगी, ठीक है। दिस इज द लाइन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब लाइन ऑफ ग्रेविटी फॉल करती है थ्रूआउट द ट्रंक, थ्रूआउट द स्पाइन, ठीक है। और ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है, एक्चुअली इससे हमें पता चलता है कि आपका पोस्चर कितना अच्छा है, ठीक है। लेट्स से अगर हम बात करते हैं एट द बेस, ठीक है, फ्रॉम द बेस, ठीक है। तो बेस क्या है? एंकल जॉइंट, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एंकल जॉइंट है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो कि लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर फॉल कर रही है? एंकल जॉइंट से एंटीरियरली फॉल कर रही है या एंकल जॉइंट से पोस्टीरियरली फॉल कर रही है? एंटीरियरली फॉल कर रही है, ठीक है। जहां पे कोई चीज एंटीरियरली फॉल करेगी, पीछे वाले मसल्स क्या करेंगे? आपके जॉइंट को स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली क्या है? एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर एंटीरियरली फोर्स ड्रॉप कर रही है तो इसका मतलब क्या है? ये फोर्स एक वेट के तौर पर एक्ट करेगी। अगर मेरे पीछे वाले मसल्स काम नहीं करेंगे तो मैं तो फॉल कर जाऊंगा आगे की तरफ सिंपली, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने पीछे वाले जो मसल्स हैं उनको कांटेक्ट रखना पड़ेगा, या उनमें एक टोन डेवलप हो जाएगी नेचुरली, ठीक है। वो ज्यादा टोन अप होंगे टू काउंटर दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आ गई बात की? हाँ, हम कहते हैं ना, some muscles are prone to tightness and some muscles are prone to weakness, ठीक है। तो ऐसे कौन से मसल्स हैं जो कि they are prone to tightness? obviously वही मसल्स are always prone to tightness जिनके टोन ज्यादा है as compared to other muscles, ठीक है। जिनकी टोन continuously ज्यादा रह रही है या जो continuously वर्क कर रहे हैं, ठीक है, to maintain your body erect, to maintain your body upright। यहां तक बात समझ आ गई? एंकल जॉइंट के एंकल जॉइंट पर हम बात करें तो एंकल जॉइंट पर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है? एंटीरियरली एक्ट कर रही है आपके बैक के मसल्स, एंकल के जो बैक के मसल्स हैं, कौन सा मसल्स हैं? प्लांटर फ्लेक्सर्स, गैस्ट्रोक्नेमियस, मीडियल, लेटरल, ठीक है, सोलियस, ठीक है, जो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन देयर टोन इन they always try to maintain their tone, ठीक है, in order to counter this gravitational force, ठीक है।
सेकेंड आप बात करें नी जॉइंट की, ठीक है। इसमें नी जॉइंट में देखो ग्रेविटेशनल लाइन कहां पर एक्ट कर रही है, ठीक है। ध्यान से देखें। अच्छा, नी सिंपल सिंपल सी बात है, नी को डिवाइड करें दो इक्वल हाफ्स में, फिर देखें ग्रेविटेशनल लाइन किस हाफ में ज्यादा फॉल करे, एंटीरियरली ही फॉल करे, लेकिन नॉट एज सिमिलर एज एंगल जॉइंट, ठीक है। सही है, यहां पर स्लाइटली अवे है फ्रॉम द सेंटर, स्लाइटली अवे है, लेकिन एंटीरियरली फॉल करेगी। अब इस एंटीरियरली फॉल को बचाने के लिए क्या होगा कि मेरे हैमस्ट्रिंग मसल्स क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है, अगर मेरे हैमस्ट्रिंग मसल्स काम करेंगे तो फिर तो मैं फॉल कर जाऊंगा, ऐसे ही है ना। तो यहां पर एक्चुअली क्या है, काउंटर पार्ट, दोनों मसल्स एगोनिस्ट एज वेल एज एंटागोनिस्ट, दोनों मसल्स काम करते हुए क्या करेंगे, आपके नीज को इरेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो मोस्टली इसमें जो रोल आता है वो किसका आता है, आपके क्वाड्स। समझ आ गई।
So the next joint is the hip joint. Sorry, हिप जॉइंट जो है वो डिपेंड करता है कि वहां ग्रेविटेशनल लाइन जो है, ग्रेविटेशनल लाइन का फॉल डिपेंड करता है कि आपकी जो बॉडी है, जो अपर बॉडी है, दैट इज मूविंग अवे, ठीक है, और मूविंग दैट इज मूविंग फॉरवर्ड और मूविंग बैकवर्ड, ठीक है, सही है। हिप जॉइंट के ऊपर यूजुअली जो ग्रेविटेशनल लाइन है जब वो फॉल करती है तो थ्रू द जॉइंट फॉल करती है। कहां से फॉल करती है? थ्रू द जॉइंट, ठीक है, जो मतलब आपका जॉइंट है जहां पर आपका कौन सा किसका बनता है, फेमोरल कॉन्डाइल का और एसिटेबुलम का, ठीक है, सही है। तो एसिटेबुलम और जो फेमोरल हेड है, फेमोरल हेड और एसिटेबुलम मिलकर आपका हिप जॉइंट बना रहा है। इसके सेंटर से आपकी ग्रेविटेशनल लाइन फॉल करती है। अब ग्रेविटेशनल लाइन जो है वो कहता है दो और चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज कि आपकी बॉडी फॉरवर्डली प्लेस्ड है या आपकी बॉडी बैकवर्डली प्लेस्ड है। ऑब्वियसली अगर आपकी जो अपर बॉडी है वो फॉरवर्डली प्लेस्ड है तो ग्रेविटेशनल लाइन फॉरवर्डली एक्ट करेगी। हिप जॉइंट से क्या हो जाएगी? एंटीरियरली शिफ्ट हो जाएगी। हिप जॉइंट से एंटीरियरली शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। जब भी हिप जॉइंट से एंटीरियरली शिफ्ट होगी तो फिर क्या होगा, आपको आपके बैक के मसल्स, हिप जॉइंट के ऐसे मसल्स जो आपकी बैक से क्रॉस कर रहे हैं, दैट आर ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, ठीक है, हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है, इनको काउंटरएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपकी जो बॉडी है, ठीक है, दैट इज मूविंग बैकवर्ड, ठीक है, इन रिलेशन टू द हिप जॉइंट, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपके एंटीरियर मस्कुलेचर, ठीक है, जो आपके हिप फ्लेक्सर्स हैं, इलियोसॉस, ठीक है, सॉस मेजर, सॉस माइनर, ठीक है, इनको काम करना पड़ेगा, ठीक है, रेक्टस फ्यूमोरस को काम करना पड़ेगा टू काउंटरएक्ट दैट फॉल ऑफ ग्रेविटेशनल लाइन, ठीक है, सही है। सो हिप जॉइंट के ऊपर दो चीजें एक्ट कर रही हैं कि आपकी बॉडी फॉरवर्डली है या आपकी बॉडी बैकवर्डली है। अगर फॉरवर्डली होगी तो ऑब्वियसली लाइन ऑफ ग्रेविटी हिप जॉइंट से फॉरवर्ड फॉल करेगी। अगर आपकी बॉडी बैकवर्ड है तो आपके हिप जॉइंट से ग्रेविटेशनल लाइन कहां पर फॉल करेगी? बैकवर्ड फॉल करेगी। तो बॉडी इंटीरियर है या बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, ये डिपेंड इस चीज पे करता है कि कर्व की डिपेंड, यस, ऑब्वियसली एक तो कर्व्स इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपकी अपनी बॉडी का पोस्चर कैसा है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है, सही है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा ऐसे चलते हैं, ठीक है, सही है। तो दैट इज अ स्विंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन रिलेशन, यस यू आर राइट कि जी आपकी जो कर्व है वो भी इसको ही डिटरमाइन कर रही है कि आपकी बॉडी फॉरवर्डली फॉल करेगी या बैकवर्डली फॉल करेगी ऑन द हिप जॉइंट। ठीक हो गया, यहां तक बात की समझ आ गई है? अच्छा, ट्रंक के ऊपर जो ग्रेविटेशनल लाइन है कहते हैं इज गोइंग टू फॉल थ्रू द वर्टिब्रल बॉडीज ऑफ द लंबर एंड द सर्वाइकल कर्व, जो स्कैंडिक कर्व्स हैं, ठीक है, ये जो एंटीरियर कर्व्स हैं जिनकी कन्वेक्सिटी एंटीरियर डायरेक्शन में है, इनमें जो आपकी ग्रेविटेशनल लाइन है वो कहां पर फॉल करेगी? आपकी वर्टिब्रल बॉडी से फॉल करके भी गुजरेगी, लंबर में भी और सर्वाइकल में भी। ठीक हो गया। लेकिन जो आपकी थ्रेसिक होगी या आपकी जो सैक्रम होगी, ठीक है, इससे क्या होगा? इनकी वर्टिब्रल बॉडीज से आगे फॉल करेगी, क्योंकि ये सैक्रम और थ्रेसिक क्या है? आपकी पोस्टीरियर कर्व्स हैं, ठीक है। अब आप ये देखो कि सैक्रम की पोस्टीरियर कर्व है, सैक्रम की पोस्टीरियर कर्व से आपकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो क्या फॉल कर रही है? एंटीरियरली फॉल कर रही है। अल्लाह ताला ने इसको काउंटरएक्ट किससे किया है? विद द सैक्रम, विद द लंबर, ठीक है। लंबर से कहां से गुजर रही है? सेंटर से, वर्टिब्रल बॉडीज के सेंटर में से गुजर रही है, ठीक है। तो ये काउंटरएक्ट हो गई लाइक दिस कि ये एंटीरियर कन्वेक्सिटी है इसकी और इसकी क्या है? पोस्टीरियर कन्वेक्सिटी है। So they are counteracting each both their counterparts above and below. फिर इसके बाद आपके पास आ जाते हैं thoracic and then cervical. Thoracic में आपकी जो vertebral body है वो forwardly अगर fall कर रही है तो cervical में क्या कर रही है? Through the center of the vertebral bodies fall कर रही है और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? Counteract कर रहे हैं। समझ आ गई बात की? ठीक है। या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो सर्वाइकल का कर्व है वो सर्वाइकल और लंबर का जो इंटीरियर कर्व है वो थ्रेसिक के पोस्टीरियर कर्व को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहां तक बात ही समझ आ गई?
ठीक है, हमने हिप जॉइंट पढ़ लिया, हिप जॉइंट के लेवल के ऊपर ये आपका सैक्रम, ठीक है, ऐसे ही यहां तक बात भी समझ आ गई है? किसी को नहीं समझ आई तो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द हेड, ठीक है। अब हेड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स एंटीरियर टू द एटलांटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट, ठीक है, जो हमने बात की थी कि आपके सर्वाइकल का जो स्टार्ट है, सर्वाइकल के स्टार्ट में आपने हेड को सपोर्ट किया हुआ है एट द एटलांटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट, वहां पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो है आपकी एंटीरियरली फॉल कर रही है, ठीक है। एंटीरियरली फॉल करने का मतलब क्या है कि आपका जो फेस है, ठीक है, इसका वेट भी डिटरमिन करेगा कि आपका वेट कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। हेड का जो वेट होता है वो भी डिटरमिन करेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर फॉल करेगी, ठीक है। हेड का वेट अगर बहुत ज्यादा पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगा, लेट्स से हाइड्रोसेफेलस, ठीक है, हाइड्रोसेफेलस का मतलब हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रो मींस वाटर, सेफेलस फॉर ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन में अगर वाटर रिटेन होना शुरू हो जाए, बच्चों के अंदर होता है, मेनिंजियल इंफेक्शन है मेनिंजाइटिस के बाद, ठीक है, अगर बच्चों में, मैं वैसे ही एक बात करना चाह रहा था, आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि हाइड्रोसेफेलस में जो वाटर कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड होता है और हैवी हो जाता है, सर बड़े साइज के हो जाता है, मैक्रो साइज के, ठीक है। तो उसमें जो आपका वेट होता है वो बैकवर्डली क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बैकवर्डली जो ब्रेन होता है वो क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी फ्यूजन हुई होती है अभी तक, ठीक है, सही है। जो आपके क्रेनियम के बोन्स हैं, ठीक है, फ्रंटल बोन है, ठीक है, पैराइटल और आपकी जो ऑक्सीपिटल बोन है, ये फ्यूज हुई होते हैं आपस में, तो फिर क्या होता है कि ये बैकवर्डली आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है और वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें जो हेड है वो पोस्टीरियरली शिफ्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली जिसमें पोस्टीरियरली शिफ्ट होगा उसमें लाइन ऑफ ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, पोस्टीरियरली शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। उसमें आपके जो एंटीरियर साइड के फ्लेक्सर्स हैं, सर्वाइकल फ्लेक्सर्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली क्या है कि एटलांटो-ऑक्सीपिटल के एंटीरियरली फॉल कर रही है, तो बैक के जितने भी मसल्स हैं, डेल्टा ट्रेपेजियस या सर्वाइकल एक्सटेंसर्स, ठीक है, इनको काम करना पड़ेगा टू कॉन्ट्रैक्ट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां तक बात भी समझ आती है, ठीक है। सर हम लोगों ने नी और एंकल जॉइंट पढ़ा कि मसल्स होते हैं वो काउंटरैक्ट करके स्टेबल करते हैं हमारे पोस्चर को, तो जो हमारी स्पाइन है उसके अंदर जो हमारा सैक्रल और थोरेसिक जो कर्व है उसको सर्वाइकल और लंबर करेक्ट करवाते हैं। यस, ठीक है, सर्वाइकल और लंबर, इसके अलावा मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि जो आपके प्राइमरी कर्व्स हैं दे रिमेन इन देयर पोजीशन, उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो आपके सेकेंडरी कर्व्स हैं, दैट इज ऑफ सर्वाइकल एंड लंबर, ठीक है, दे चेंजेस विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे, उनका जो नॉर्मल कर्व है वो खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन, बात करते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन और स्ट्रेटनिंग ऑफ द लंबर स्पाइन, ठीक है, आप लोग आगे जाके सुनोगे। तो दैट इज ड्यू टू एक्चुअली कि जी ग्रेविटेशनल लाइन जो थी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी या कोई ऐसा काम किया गया जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रांसमिट हो गई, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, और इसके अलावा जो बाकी मसल्स थे जो जिन्होंने उस ग्रेविटेशनल लाइन के काउंटरैक्ट काम करना था वो काम नहीं कर सके, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल लाइन जो है वो क्या कर गई है, अवे शिफ्ट कर गई, समझ आ गई। और जब आप आपकी अवे शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपके स्ट्रक्चरल डिफरेंस आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा। जब आप फंक्शनली परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दैट स्ट्रेस। बात की समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी कैन बी इंप्रूव्ड, ठीक है, बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, मैं खड़ा हूं, मैं सिटिंग पोजीशन में बैठ जाऊं, सिटिंग पोजीशन से मैं बिल्कुल जमीन के ऊपर बैठ जाऊं, दैट इज आई एम गोइंग टू लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मैं जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करूंगा उतनी मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ऐसे ही, ठीक है। सेकंड वन इज इंक्रीजिंग द बेस ऑफ सपोर्ट, मैं अपने बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज कर दूं तो भी मेरी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन एक हद तक।
मैं बहुत ज्यादा अपनी बेस ऑफ सपोर्ट को एक्सटेंड करूंगा तो ऑब्वियसली मैं फिर तब भी नहीं स्टेबल रह सकूंगा। समझ आ गई बात की? एंड द लास्ट वन इज बोथ द इनर्ट एंड डायनामिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये एक चीज देख लें, इनर्ट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डायनामिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। डायनामिक स्ट्रक्चर्स या यहाँ पर ये भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनर्ट की जगह क्या यूज हो सकता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स। ठीक है, इनर्ट की जगह नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल यूज हो सकता है, डायनामिक की जगह कॉन्ट्रैक्टाइल यूज हो सकता है। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। इनर्ट कौन से होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कौन से होते हैं, नहीं टिश्यूज की बात है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल लिगामेंट्स। ठीक है, कैप्सूल्स, टेंडन्स, ठीक है, fascia, ठीक है, they are always non-contractile in nature. However, the dynamic, they are contractile and they correspond to the muscles. ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई? अब postural stability in the spine. स्पाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है तीन चीजों के ऊपर। ये तीन चीजें जिनके ऊपर स्पाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। The first one are the inert structures. Inert structures mean non-contractile components. ठीक है, the second one is the contractile components. ठीक है, and the last one is the neural control. ठीक है, nervous control कितना अच्छा है। ठीक है, सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, बात क्या है, नर्वस कंट्रोल की बात की है कि नर्वस सिस्टम कितना एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम कर रहा है। ठीक है, टू कंट्रोल द मसल्स एंड दोज मसल्स दे आर वर्किंग together to maintain the postural stability of the spine. ठीक है, समझ आ गई? सो तीन चीजों के ऊपर क्या करिए, आपकी स्टेबिलिटी ऑफ द स्पाइन डिपेंड करती है। सबसे पहले क्या, पैसिव स्ट्रक्चर्स या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स, द सेकंड वन है द कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स और द एक्टिव टिश्यूज, ठीक है, दैट आर मसल्स, एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट द नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, सो एक साइंटिस्ट था पंजाबी, ठीक है, ये वो वाली पंजाबी नहीं है जो हम लोग बोलते हैं, दिस इज पंजाबी। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने क्या किया, जिसने एक्चुअली रिसर्च की कि जो रेंज ऑफ मोशन है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू टू जोन्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द इलास्टिक जोन एंड द अदर वन इज द न्यूट्रल जोन। ठीक है, अब रेंज ऑफ मोशन, ये एल्बो जॉइंट है मेरी, मैं एल्बो जॉइंट को मूव कर रहा हूं, ये मेरी क्या बन जाती है, रेंज ऑफ मोशन बन जाती है। अब वो कहते हैं कि इसका न्यूट्रल जोन है और एक इसका क्या है, इलास्टिक जोन है। ठीक है, जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी वो इसके इलास्टिक जोन होंगी, जो इसके इन बिटवीन द एक्सट्रीम जोन होंगे वो क्या होंगे, न्यूट्रल जोन होंगे। ये एक्सटेंशन जो है ये क्या है, एक्सट्रीम जोन है। ठीक है, ये फ्लेक्शन जो है एक्सट्रीम, ये भी क्या है, एक्सट्रीम जोन है। ठीक है, अच्छा वो लिखने से ज्यादा मेरे ऊपर तवज्जो करना वो ज्यादा बेहतर है। ये जो एक्सट्रीम जोन है दैट इज फ्लेक्शन, एक्सट्रीम जोन दैट इज फ्लेक्शन। ठीक है, ये भी एक्सट्रीम जोन है, ये भी एक्सट्रीम जोन है। देखिए ये जो इन बिटवीन दिस टू जोन्स दैट इज द न्यूट्रल जोन। ठीक है, अब आप लोग खुद देखिएगा, हम लोग अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में ज्यादातर कौन सा जोन यूज करते हैं, न्यूट्रल जोन यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, अपना वीडियो ऑन कर दें। जी होगी बच्चों वीडियो ऑन? यस सर। अच्छा, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्बो जॉइंट। ठीक है, ये जो एल्बो जॉइंट के ऊपर जो एक्सट्रीम फ्लेक्शन है दैट इज द इलास्टिक जोन। ठीक है, और ये जो एक्सट्रीम एक्सटेंशन है दैट इज द इलास्टिक जोन। ठीक है, लेकिन इन दोनों जोन्स के दरमियान जो जोन है दैट इज द न्यूट्रल जोन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जब तक आपकी रेंज ऑफ मोशन न्यूट्रल जोन के अंदर रहेगी, किसके अंदर रहेगी, न्यूट्रल जोन के अंदर रहेगी, लाइक दिस, ये जो ट्रंक है आगे एंड पीछे, लेट्स से दिस वन, ये न्यूट्रल जोन में है मेरी ट्रंक। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेरे इनर्ट स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, काम करेंगे।
लेकिन जैसे ही मैं न्यूट्रल जोन को छोड़ के किसमें जाऊंगा, इलास्टिक जोन में जाऊंगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि मेरे मसल्स भी काम करेंगे। समझ आ गई बात को? यहां तक बात में समझ आ गई है? सर इलास्टिक को रिपीट करते हैं। क्या कह रहे हो? जी सर, ये रिपीट कर दें, इलास्टिक वाला जो आपने बताया ये रिपीट कर दें। मैं ये बात कर रहा हूं कि जब आप न्यूट्रल जोन में रहोगे, ठीक है, जब आप न्यूट्रल जोन में रहोगे, बेटा याद रखिए, दोबारा से सुनने दफा इसको काट दें। जब आप न्यूट्रल जोन में रहोगे, ठीक है, तो आपके जो मसल्स होंगे, ठीक है, जो आपके एक्टिव मसल्स हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स हैं, दे ऑलवेज वर्क, ठीक है, टू मेंटेन योर स्टेबिलिटी जब आप न्यूट्रल जोन में हो, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करोगे, इलास्टिक जोन में जाओगे, तब आपके जो पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, दे विल प्रोवाइड द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। जब आप इसमें जाओगे, इलास्टिक जोन्स में जाओगे, एक्सट्रीम जोन्स में जाओगे, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम फ्लेक्शन में जाऊंगा या एक्सट्रीम एक्सटेंशन में जाऊंगा, तो जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? मेरे इनर्ट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करेंगे या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब मैं इसमें हूं, न्यूट्रल जोन में हूं, तो फिर मेरे मसल्स मुझे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। समझ आ गई बात की? ठीक है। अच्छा, ये क्यों है? मुझे वो तब भी बोलते हुए हो रहा था कि क्यों है। लेट्स से दैट इज कैप्सूल। एक कैप्सूल होता है जॉइंट के अराउंड, ठीक है। कैप्सूल आपको नॉर्मल जो मूवमेंट्स होती है उसमें आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन जब आपकी एक्सट्रीम मूवमेंट्स होती है तो कैप्सूल के ऊपर स्ट्रेच आती है, ठीक है। तो जहां पर स्ट्रेच आएगी कैप्सूल के ऊपर, इसका मतलब क्या है? वो कैप्सूल आपको रेजिस्ट कर रहा है फ्रॉम ए फर्दर मूविंग इनटू दैट डायरेक्शन, ठीक है। वो चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन है, वो चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो कहने का मकसद क्या है कि इलास्टिक जोन में होंगी तो क्या होगा? इनर्ट स्ट्रक्चर्स काम करेंगे। आप न्यूट्रल जोन में होंगे तो आपके मसल्स काम करेंगे टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। किसकी? ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब हमारी बात आ जाती है कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स की, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स किस तरीके से काम करते हैं? हमारी स्पाइन में दो किस्म के कंपोनेंट्स हैं, दो किस्म के मसल्स हैं। वन आर द कोर मसल्स एंड द अदर वन इज द सुपरफिशियल मसल्स, ठीक है। कोर मसल्स को हम लोग डीप मसल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल मसल्स को हम लोग सुपरफिशियल बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ग्रुप ऑफ मसल्स क्या करते हैं? आपकी स्पाइन को एक्टिवली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, पोस्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। तो हियर ये जो एग्जांपल दी हुई है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सुपरफिशियल मसल्स, ठीक है। अब ये देखो, यहां पर एग्जांपल दी हुई है कि ये है आपके स्पाइन के सेगमेंट्स, ठीक है। ये आपकी वर्टिब्रल बॉडीज हैं, और जो सुपरफिशियल मसल्स होते हैं, ठीक है, दे एक्चुअली एक्ट एज गे वायर्स, दे एक्चुअली एक्ट एज गे वायर्स। आप बुक में पढ़ोगे तो उन्होंने गे वायर फंक्शनिंग कहा हुआ है। गे वायर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने कभी पोल्स बड़े बड़े खड़े हुए देखे? तो उनको क्या किया होता है? उनको सेगमेंटली उनको स्टेबिलिटी नहीं दी होती, उनके लिए कोई 3 से 4 वायर्स होती हैं जिनको क्या किया होता है? सपोर्ट के लिए लगाया हुआ होता है, ऐसे ही, ठीक है। जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं बड़े बड़े, उनके लिए क्या होता है? 2 से 3 वायर्स को यूज किया होता है। तो वो क्या कर रहे हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको स्टेबल रख रहे होते हैं उन पोल्स को। इसी तरीके से ये भी आपके सुपरफिशियल मसल्स किसके तौर पर एक्ट करते हैं? आपके गे वायर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। याद रखिएगा, सुपरफिशियल मसल्स में और डीप मसल्स में डिफरेंस है। सुपरफिशियल मसल्स हमेशा क्या करेंगे? दूर, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाके इंसर्ट होते हैं, ठीक है। अपने एक्सिस, अपनी कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट के पास नहीं, या अपने एक्सिस जॉइंट के एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास नहीं अटैच होते, ठीक है। दे आर ऑलवेज फार अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, सही है। लेट्स से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एंड दे आर अटैचिंग अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। समझ आ गई बात?
जब भी सुपरफिशियल मसल्स अवे अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे अटैच होंगे, ठीक है, उनको ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है, टू आइदर टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट और आइदर टू स्टेबलाइज दैट मूवमेंट। समझ आ रही है बात? आइदर टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट और टू स्टेबलाइज अ मूवमेंट, ठीक है। मतलब लेट्स से मैं अगर बात करूं एक्सिस ऑफ रोटेशन की, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और यहां से मेरा एक मसल ओरिजिनेट कर रहा है। मैं लेट्स सपोज कर रहा हूं यहां से मेरा एक मसल क्या है, ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है, सही है। ये मेरा नहीं सॉरी, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और इसके बिल्कुल पास से मेरा एक मसल ओरिजिनेट करता है, लेकिन वो इंसर्ट कहां पर आके हो रहा है, अवे आके अटैच हो रहा है एट द रेडियस और अल्ना, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो जाएगा मेरा एक मसल। जब मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से मसल दूर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उस मसल को फोर्स ज्यादा जनरेट करनी पड़ेगी टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट एट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन और टू स्टेबलाइज दिस पोर्शन, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सुपरफिशियल मसल, ठीक है। तो स्पाइन की जो सुपरफिशियल मसल्स हैं वो गियर वायर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। किसके तौर पर एक्ट करते हैं? गियर वायर्स के तौर पर। इनमें स्पाइन की जो डिफरेंट सेगमेंट्स है वहां पर कोई अटैचमेंट नहीं है, दे आर ऑलवेज फॉर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जिस स्पाइन के जो जितने भी लेवल्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, इनके ऊपर जितने भी मूवमेंट होगी, क्या ये इसको स्टेबल कर सकेंगे? कैसे स्टेबल कर सकते? जब इनकी अटैचमेंट ही नहीं है हर सेगमेंट के ऊपर, तो ये कैसे इसको स्टेबल कर सकेंगे? नहीं स्टेबल कर सकेंगे। इनकी अटैचमेंट है सिर्फ एक सेगमेंट के ऊपर, ठीक है, इनकी हर सेगमेंट के ऊपर अटैचमेंट नहीं है। जब इनकी हर सेगमेंट के ऊपर अटैचमेंट नहीं है तो ये हर सेगमेंट के ऊपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ये मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं, लेकिन जब इन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी हो तो वो स्टेबिलिटी इस तरह से क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब ये देखो स्टेबिलिटी को कैसे प्रोवाइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस। ये दोनों पुल्स हैं, ये दोनों प्रोजेक्टाइल फोर्स हैं, यहां से मैं पुल कर रहा हूं तो एक्चुअली क्या होगी, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इन केस अगर इस सेगमेंट में कहीं पर भी कोई सेगमेंट में इनस्टेबिलिटी है तो क्या हो जाएगी, कंप्रेसिव फोर्स से मेरे ख्याल से क्या हो जाएंगे, सेगमेंट्स सारे के सारे खराब हो जाएंगे। मुझे तो बात समझ नहीं आई। सर वो जो आपने बताया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाता है, वो आप मूवमेंट आर्म की बात कर रहे हैं? मूवमेंट आर्म, लेकिन सर जब मूवमेंट आर्म ज्यादा होता है तब तो फोर्स कम जनरेट करनी पड़ती है। टॉर्क के उसमें आप मूवमेंट आर्म हमारी फोर्स की बात कर रहे हैं ना, जिसमें मूवमेंट आर्म करीब है उसमें क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। आप मूवमेंट आर्म दूर रखने की बात कर रहे हैं। मूवमेंट आर्म तो वो है ना कि जी एक्सिस से वहां का डिस्टेंस वहां से आपने फोर्स लगाना, वो बात ही मैं कह रहा हूं मूवमेंट आर्म छोटा है। इसमें मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि मूवमेंट आर्म छोटा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, यहां से मतलब ओरिजिनेट हुआ, लेकिन उसकी जो अटैचमेंट है दैट इज अवे। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ओरिजिन को देखते हैं कि इंसर्शन को देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो इंसर्शन है दैट इज अवे, ठीक है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंसर्शन जो है वो अवे होगी तो मूवमेंट आर्म क्या हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। ओरिजिन छोटा है, जहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स एक्चुअली जनरेट होनी है वो छोटा है, मूवमेंट आर्म में दैट इज शॉर्टर, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम फोर्स लगानी पड़ेगी एट दैट पॉइंट ताकि हमें पर्टिकुलर मूवमेंट मिल सके। सर अभी इसमें तो हम जो मूवमेंट आर्म है वो ओरिजिन और एक्सिस ऑफ रोटेशन का देख रहे हैं ना कि वो शॉर्टर है, इस वजह से हम इंसर्शन की साइड पर फोर्स लगाते हैं। यस, आप ऐसे देख लो, ठीक है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो उनकी इंसर्शन है दैट इज फॉर फ्रॉम देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से फॉर होगी, ठीक है, तो दे हैव टू प्रोड्यूस मोर फोर्स, ग्रेटर फोर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द सेगमेंट्स, ठीक है। ये हर मल्टीपल सेगमेंट्स को ये स्टेबल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनकी अटैचमेंट नहीं है। ये कैरेक्टर है किसका, सुपरफिशियल मसल का, ठीक है। तो ये कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जैसे भी ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ये अपनी कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्या प्रोड्यूस करेंगे, कंप्रेशन। ये देखो ये पुल नजर आ रहा है दोनों साइडों के ऊपर, ये पुलिंग फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है,
अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है तो ये क्या होगी, यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्सेस आना शुरू हो जाएंगी, कंप्रेशन आएगी ना, ये सेगमेंट इस सेगमेंट के फ्री बैक है, ये सेगमेंट इसके फ्री बैक है, सो ऑन। लेट्स से इन सेगमेंट्स में से कोई भी एक सेगमेंट क्या था, इनस्टेबल था, ठीक है, क्या था, इनस्टेबल था, तो क्या होगा, वो हशर होगा, क्या होगा, वैसे होगा कि आपके जितने भी सेगमेंट्स हैं दे गो आउट ऑफ देयर अलाइनमेंट। समझ आती, जब आप स्टेबिलिटी किससे लेना चाहो, सुपरफिशियल मसल से, तो आपके साथ ये हो सकता है, सही है, समझ आ गई। अब यहां पर डीप मसल्स की बात करें तो डीप मसल्स दे हैव मल्टीपल सेगमेंट्स इंसर्शन, ठीक है, हर सेगमेंट के ऊपर वो क्या हो रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं। जब वो हर सेगमेंट के ऊपर इंसर्ट हो रहे हैं तो वो जब भी कांटेक्ट करेंगे वो अपने साथ हर सेगमेंट को जहां जहां पर वो इंसर्ट हैं उनको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। समझ आती बात, ठीक है। तो कोर मसल्स या डीप मसल्स का जो मेन काम है दैट इज टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, ठीक है। सुपरफिशियल मसल्स का जो मेन काम है दैट इज ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट, ठीक है। लेकिन जब हमारी स्टेबिलिटी स्पाइन की एट रिस्क होती है तो फिर किस वजह से होती है, किस वजह से स्टेबिलिटी रिस्क के ऊपर होती है हमारी, कि जब हम कोर मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं, डीप मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं और हम सुपरफिशियल मसल्स को यूज करते हुए क्या ले रहे होते हैं, स्टेबिलिटी ले रहे होते हैं, मूवमेंट भी प्रोड्यूस करवा रहे हैं और उनसे स्टेबिलिटी भी ले रहे हैं। समझ आ गई बात की? ये डिफरेंस एक दफा देख लें, डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल मसल्स, ठीक है, एंड द कोर मसल्स। ग्लोबल मसल्स को सुपरफिशियल मसल्स कहा हुआ है। सुपरफिशियल फॉर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दे आर फॉर फ्रॉम देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, दे आर क्लोजर टू देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, जितना क्लोज होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल वर्टिकल सेगमेंट्स, ये मल्टीपल वर्टिकल सेगमेंट्स को क्रॉस करके इंसर्ट होंगे, ठीक है, और दे आर अटैच्ड टू ईच वर्टिब्रल सेगमेंट्स, ठीक है। थर्ड वन इज प्रोड्यूस मोशन एंड प्रोवाइड लार्ज के-वाई फंक्शन, ठीक है, मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे लेकिन लार्ज के-वाई फंक्शंस के तौर पर काम करेंगे, ठीक है। वो लार्ज के-वाई फंक्शन क्या बेटा, लार्ज के-वाई फंक्शन क्या है, जस्ट टू पुल, ठीक है, पुल द पार्ट, ठीक है, पुल द होल स्ट्रक्चर and produce a compressive force, ठीक है, and they control the segmental motion, ठीक है, सेगमेंट्स के ऊपर जो मोशन हो रही है, जो फेसर जॉइंट की हम लोगों ने बात की थी, ये उसको कंट्रोल करते हैं। लास्ट वन इज they produce compressive contraction and they have greater motion type of muscle fibers, greater portion type 1 muscle fibers का greater portion जिस भी मसल में हो उसका मकसद क्या होता है कि उसमें फटीग जल्दी होगी कि देर से होगी, देर से होगी, ठीक है। टाइप 1 मसल फाइबर्स, ठीक है, दे आर रेजिस्टेंट टू फटीग, ठीक है। तो जो हम लोग स्टैंडिंग करते हैं, ठीक है, हम लोग क्यों इतनी देर तक खड़े रहते हैं, हमारे सुपरफिशियल मसल्स काम नहीं कर रहे, हमारे एक्चुअली क्या कौन सा मसल्स काम कर रहे हैं, डीप मसल्स काम कर रहे हैं, जहां पर हमें अपनी ट्रंक में पेन होना शुरू हो जाए खड़े हुए, या आपको टाइटनेस फील होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आपके कोर मसल्स काम नहीं कर रहे थे, आपके सुपरफिशियल मसल्स काम कर रहे थे। समझ आ गई बात? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।